हेलो दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजेंद्र कुमार शास्त्री जी की लिखी हुई एक अनोखी प्रेम कहानी का चौथा भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 3 भाग नहीं देखे तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। घर से कॉल आते ही रुद्र जल्दी से अपने ऑफिस का काम छोड़कर वहां से निकल जाता है। इस दौरान उसके चेहरे पर टेंशन साफ नजर आ रही थी। यार जल्दी चलो ना, उसने कुछ कर ना लिया हो। वो अपने ड्राइवर को गुस्से में जोर से कहता है, यस सर, बस अब कुछ ही देर में हम घर पहुंच जाएंगे, आप टेंशन मत लो, सब ठीक होगा। वो उसे सांत्वना देता है। इस दौरान रुद्र के चेहरे पर पसीना साफ झलक पड़ता है। उसकी आंखों की पुतलियां चिंता की वजह से स्थिर नहीं थी, वो इधर-उधर हिल रही थी। ड्राइवर पहली बार उसे इस तरह से इतना चिंतित होते हुए देख रहा था। इससे पहले उसने कभी रुद्र को इतनी टेंशन में नहीं देखा था, बल्कि हमेशा वो गुस्से में ही रहता था। यार जल्दी करो, ये कम थोड़ी ही ना भागती है। उसने फिर से ड्राइवर को गाड़ी को तेज चलाने को बोला। इधर जहां वो घर की तरफ बढ़ रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ दादी जी, घर के 2 नौकर और रूबल, सब रूबल के रूम में थे। वे एक अलमीरा के आगे खड़े थे और उन सबके चेहरे पर भी रुद्र की तरह ही टेंशन साफ नजर आ रही थी। वे सब चुपचाप से थे। तभी रूबल ने अपनी प्यारी आवाज में कहा, अगस्त्या बेटा, प्लीज अलमीरा का दरवाजा खोलो, हम सब तुमसे माफी मांगते हैं बेटा, दरवाजा खोलो ना। अगस्त्या ने अपने आप को अलमीरा में अंदर से लॉक कर लिया था। इस दौरान अब उनके पास प्यार से अगस्त्या को बोलकर दरवाजा खुलाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। वो अंदर चुपचाप बैठा हुआ था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अक्सर जब भी रुद्र उसकी बात नहीं सुनता था, तो वो गुस्से में आकर खुद को अलमीरा में बंद कर लेता था, और जब तक रुद्र उससे अच्छे से माफी नहीं मांग लेता था, तब तक वो उससे बाहर नहीं आता था। वो अलमीरा में बंद न हो जाए, इसके लिए रुद्र अक्सर सभी अलमीरा को बंद रखने के लिए कहता था, मगर कई बारी रूबल अपने ही रूम की अलमारी को बंद करना भूल जाती थी। ऐसे में वो उसके अंदर लॉक हो जाती थी। रूबल का पूरा बदन कांप रहा था, क्योंकि वो जानती थी कि रुद्र जैसे ही आएगा तो वो उसको खूब सारी डांट लगाएगा। हे कान्हा जी, उनसे बचा लियो मुझे, मैं मूर्ख आज फिर भूल गई, और ये चिरकुट पता नहीं किस पे गया है। अरे हाँ, अपने बाप पर ही गया होगा, तभी तो ये सब तिकड़मबाजी आती है इसको। लेकिन हर बार मुझे ये डांट खिलाने का प्रोग्राम बना लेता है। सच्ची में मन करता है अगर मैं इसकी माँ होती तो कूट देती, फिर अकल आती इसको। पूरा का पूरा गुस्से में अपने बाप पर गया है। रूबल मन ही मन बड़बड़ा रही थी। तभी घर के पार्किंग अलॉट में गाड़ी के रुकने की आवाज सुनाई पड़ी। रुद्र दौड़कर घर के अंदर आया। कैसे हुआ ये सब? रूबल, मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि अलमीरा बंद रखा करो, मगर तुम्हारे कानों पर तो जूं तक नहीं रेंगती। माफ करना छोटे मालिक, मैं अक्सर सभी अलमीरा बंद रखती हूँ, लेकिन आज ये भूल गई थी। अगस्त्या बस हर वक्त तकता रहता है कि कब इसे अलमीरा में छिपना है, बहुत चालाक है। रूबल ने हिचकिचाते हुए पूरी बात बता दी। अब देखो, तुम्हारी लापरवाही की वजह से ये अंदर जाकर छिप गया ना। ए अगस्त्या, देखो तुम्हारी वजह से मुझे अपने ऑफिस के काम को छोड़कर आना पड़ा है। अब तो खोलो, मैं बाहर नहीं आ रहा हूँ। उसने कई देर बाद स्पष्ट रूप से कह दिया। क्या कहा तुमने? बाहर नहीं आ रहे हो? मैं इस अलमीरा को तोड़कर बाहर निकालता हूँ, तो तेरे लिए बेहतर ये होगा कि चुपचाप अंदर से अलमीरा को अनलॉक करके बाहर आ जाओ। मुझे गुस्सा मत दिलाओ अगस्त्या। रुद्र ने गुस्से में जोर से कहा। तू पागल हो गया है क्या रुद्र? बच्चा है ये, और तुमसे डॉक्टर ने क्या कहा था इसको लेकर? इस पर गुस्सा मत करना, वरना इसको गलत आदत पड़ जाएगी। प्यार से बुलाओ, रुद्र की दादी माँ ने कहा। अब कैसे प्यार से बुलाऊं मैं इसे? हद है, पता। बाहर आओ अगस्त्या, देखो गुस्सा मत दिलाओ मुझे, उसने फिर जोर से कहा। मैंने कहा ना, मैं नहीं आ रहा। एक 5 साल का बच्चा इतना स्पष्ट कैसे बोल सकता है? रूबल ही नहीं, बल्कि वहां खड़े बाकी के सभी लोगों को आश्चर्य हो रहा था। लेकिन वो बच्चा नहीं, बल्कि सबका धद्धा था। शायद तभी रुद्र की भी हेकड़ी निकाल देने की
काबिलियत रखता था वो। रुद्र, जो किसी के बाप के लिए भी अपनी मीटिंग नहीं छोड़कर आता था, उसे घर आने पर उसने मजबूर कर दिया था। देखो अगस्त्या बेटा, प्लीज बाहर आ जाओ ना, मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा। मैं अब बच्चा नहीं रहा हूँ जो आप मुझे चॉकलेट दोगे पापा। उसने गुस्से में जोर से कहा। तो फिर तुझे क्या चाहिए? तेरी डिमांड अब दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। बच्चा नहीं रहा है ये। बातें देखो इसकी। रुद्र ने मुंह बनाते हुए कहा। पापा, मैं तभी मानूंगा जब आप शादी के लिए हाँ करोगे। मुझे मम्मी चाहिए। अब्बे, तू पागल है क्या? मम्मी कोई पेड़ की थोड़ी लगी है जो तोड़कर ला दूंगा। मम्मी चाहिए मतलब हद है। तो आप बता दो ना मम्मी कहाँ है मेरी, मैं खुद ले आऊंगा उनको। सब अगस्त्या की बातें सुनकर हंसने लगे। जरूर तुम लोगों ने ही उसे भड़काया है ना दादी माँ? रूबल, तू भी कम नहीं है। उसने दोनों की तरफ गुस्से में देखते हुए कहा, जिसके बाद वो नीचे देखने लगी। अगर मुझे पता चल गया कि इसके इस मम्मी वाले बुखार के पीछे तुम लोगों का हाथ है, तो समझ जाना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसने गुस्से में जोर से कहा, पापा, ये बात मैंने कही है। मुझे मम्मी चाहिए मतलब चाहिए। मैं उनके बिना रह नहीं सकता हूँ। देख अगस्त्या, चुपचाप बाहर आ जाओ, वरना। उसने गुस्से में कहा। रुद्र, तू पागल हो गया है क्या? बोल देना कि ले आऊंगा मम्मी। अभी तो बाहर आ जाए वो। और गुस्सा तो तू बिल्कुल ना कर। डॉक्टर ने क्या कहा था तुझे पता भी है? हाँ, सब पता है। और ये इस नालायक को भी पता है। तभी तो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। कसम से मन कर रहा है कि इसको धो दूं। रुद्र ने अपने दांतों को पीसते हुए कहा। उसका अपने बेटे पर बिल्कुल भी बस नहीं चलता था। डॉक्टर ने उसके चिड़चिड़े स्वभाव के चलते रुद्र और बाकी के घरवालों को सलाह दी थी कि उसे घर में डराया धमकाया नहीं है, वरना अगस्त्या की अपब्रिंगिंग पर असर पड़ेगा। यही वजह थी कि रुद्र का गुस्सा खत्म हुआ। उसके बाद वो प्यार से बोला, अगस्त्या बेटा, समझ में क्यों नहीं आ रहा है? बाहर आओ ना। पहले वादा करो आप मेरी मम्मी को लेकर आओगे। आप कुछ बताते नहीं हो कि मेरी मम्मी कहाँ है। अच्छा ठीक है, लेकर आ जाऊंगा। फाइनली रुद्र ने झूठ बोला। सच? आप सच में मम्मी को लेकर आओगे ना पापा? हाँ यार, लेकर आऊंगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, तुम मुझे आज ही नहीं बोल सकते हो। मम्मी लाने में वक्त लगता है। उसने जैसे ही कहा, अगस्त्य मुस्कुराते हुए बोला, ये फिर ठीक है। वो इतना बोला और उसके बाद उसने जल्दी से अलमीरा खोली और बाहर आकर रुद्र के गले से लग गया। वो उसके माथे को चूमता है। इस दौरान रुद्र की आंखों में आंसू झलक पड़े, क्योंकि वो उसके बिना किसी भी हाल में नहीं रह सकता था। पिछले 2 दिनों से जब वो उससे नाराज था, तो वो उससे बात किए बिना रह भी नहीं सका, मगर अब सब ठीक हो गया था। हालांकि वो इस दौरान यह सब सोचकर भी थोड़ा सा परेशान हो गया था कि उसने उससे वादा तो कर दिया था कि वो उसके लिए मम्मी लेकर आएगा, लेकिन कैसे? वो किससे शादी करेगा? और क्या शादी के लिए वो राजी हो सकेगा? ये सब वो खुद ही नहीं, बल्कि रूबल और दादी जी भी सोच रही थी। अगले दिन मंडे था। रुद्र ने आज अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी थी, क्योंकि वो अपने बेटे अगस्त्या के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता था। उसने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी, क्योंकि अगस्त्या नहीं चाहता था कि उसके पापा उसको छोड़कर कहीं जाए। आज उनके स्कूल की प्रिंसिपल पावर की वजह से छुट्टी थी। इस दौरान उसके साथ खूब मस्ती करता है और साथ में अपने घर के गार्डन में फुटबॉल खेलता है। रूबल भी रुद्र के इस तरह से उसके साथ खेलने की वजह से खुश थी, क्योंकि पिछले कई दिनों से रुद्र उसे तनाव में ही लग रहा था, क्योंकि जो भी हो रहा था वो उसके हिसाब से नहीं हो रहा था। साथ में अदिति की वजह से भी वो परेशान था। लेकिन कल वो फिर अगस्त्या के करीब आ गया था। उसने कल उससे वादा तो कर लिया था कि वो उसके लिए मम्मी लेकर आएगा, लेकिन वो शादी किससे करेगा, ये एक राज ही था। हालांकि रूबल, वो उसके इस डिसीजन से बेहद खुश थी। वो उन दोनों को एक साथ फुटबॉल खेलते हुए देखती है। इस दौरान उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी। रुद्र ने इस दौरान अपनी टी शर्ट को खोल रखा था। वो ब्लैक बनियान और ब्लैक ही ट्राउजर में था। खेलने की वजह से उसकी बनियान पूरे पसीने से भीग चुकी थी। उसके बालों से पसीना छूकर नीचे की तरफ गिर रहा था, तो वहीं उसकी छाती के बाल भी गीले हो चुके थे। उसके कंधे उसे बेहद मजबूत लग रहे थे। वो दिखने में बेहद हैंडसम लग रहा था। आओ आओ, बड़ा आया मुझे हराने वाला।
मुझसे बॉल को लेकर दिखाओ, ऐसे तो बड़ा खुद को रोनाल्डो बोलता है तू, उसने अपने बेटे को चिढ़ाते हुए कहा। इस दौरान उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी। आप कितने खूबसूरत लगते हो जब आप मुस्कुराते हो, ऐसे ही मुस्कुराया करो ना छोटे मालिक। रूबल उसको प्यार से देखती है। इस दौरान उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। पापा, मैं आपसे हार नहीं मान रहा। अगस्त्य रुद्र से बोल लेने की कोशिश करता है। वो भी कई दिनों से रुद्र के साथ खेलकर खुश था। रूबल ऐसे खड़ी खड़ी उन दोनों को निहार रही थी। वो कुछ देर और देख पाती, इतने में ही रुद्र का फोन बजा, जो पास में ही रखी टी टेबल पर पड़ा हुआ था। फोन की आवाज सुनकर रुद्र बोला, रूबल। जी छोटे मालिक, जरा फोन इधर लाना। जी, उसने इतना कहा और उसके बाद फोन को उठाकर उसके पास ले गई। रुद्र ने नंबर देखा तो वो उसी एजेंट का नंबर था जिसकी टीम को उसने अदिति के बारे में डिटेल्स निकालने के लिए बोला था। वो फोन उठाता है। हेलो, अगर तुमने मुझसे अब ये कहा कि अब भी तुम उसका पता नहीं लगा सके तो सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें जमीन में गाड़ दूंगा। रुद्र ने गुस्से में जोर से कहा। सर, पहले मेरी बात तो सुन लो अच्छे से। मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स भेज रहा हूँ, आप बताओ जरा कि क्या ये वही लड़की है। चेक योर ईमेल सर। श्योर, उसने इतना कहा और उसके बाद अपना ईमेल चेक करने लगा। इसी दौरान अगस्त्य दौड़ता हुआ उसकी तरफ आया। पापा, आप खेलो ना मेरे साथ। रूबल, इसे अंदर ले जाओ, मैं कुछ इम्पोर्टेंट बात कर रहा हूँ, उसने रूबल से जैसे ही कहा। रूबल ने उसे गोद में उठा लिया। चलो आओ हम चलते हैं। वो उसे घर के अंदर लेकर चली गई। इधर रुद्र ईमेल को चेक करता है तो उसे अदिति की फोटोज दिख जाती है। ये कहाँ है अब? मैसेज मी दी एड्रेस। सर, ये लड़की है ना वो? यस, एग्जैक्टली ये लड़की है। मैं अब इसे नहीं छोड़ने वाला, उसने अपने दांतों को पीसते हुए कहा। पक्का ना? अरे हाँ पक्का, ये अदिति ही है। आखिर सच्चा प्यार जो करता था मैं इससे। वो आगे का वाक्य बेहद धीमे से बोलता है। सर, क्या कहा आपने? कुछ नहीं, तुम मुझे इसका एड्रेस भेजो। सर, सिंह हाउस, नियर बिग प्लाजा हाउस, लखनऊ। लखनऊ? जी सर, आपने बोला था ये लड़की बनारस में है, लेकिन ऐसा नहीं था सर, ये हमें लखनऊ में मिली थी। इसकी खुद की कंपनी है जिसे ये खुद ही रन करती है। घर में इसकी एक छोटी बहन जिसका नाम नूपुर है और मम्मी, मुझे सब पता है। इन सब की जरूरत नहीं, मैं आज ही लखनऊ के लिए निकल रहा हूँ। मिस अदिति सिंह, मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, रुद्र ने गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए कहा। वो अब मन बना चुका था कि वो अदिति से अब बदला लेगा। दोपहर के करीब 3 बज रहे थे। अदिति अपने ऑफिस के केबिन में बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर अजीब सी उदासी थी। इसी दौरान उसका फोन बजता है। फोन की स्क्रीन पर अंकिता नाम की एक लड़की उसे फोन कर रही थी। उसने फोन पिक किया और बोली, हेलो अंकिता। हेलो मैम, वो मैं आपको कुछ इन्फॉर्म करना चाहती थी। हाँ बोलो। वो मैम, एक बैड न्यूज है कि। साफ साफ बोलो अंकिता, उसने गुस्से में कहा। वो मैम, एक्चुअली हमारी कंपनी अदिति टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड के 40% शेयर्स 30 करोड़ में खरीदने के लिए कोई हामी नहीं भर रहा है। हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? पूरे लखनऊ में हमारी कंपनी का मैन्युफैक्चर माल बिकता है, तो फिर ये सब कैसे? उसने गुस्से में जोर से कहा। वो मैम, बिजनेस पार्टनर्स बोल रहे हैं कि 30 करोड़ की डिमांड ज़्यादा है, हम इतने में कंपनी के शेयर्स नहीं खरीद सकते हैं। उसने इतना कहा और उसके बाद कॉल कट कर दिया। अदिति की टेंशन अब और ज़्यादा बढ़ चुकी थी। आखिर उसे पैसों की ज़रूरत जो थी, जब से उसके पिताजी बीमार पड़े थे, तब से ही वो बिजनेस को अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रही थी। उसे सब संभालने में दिक्कत आ रही थी, तो वहीं अब उनकी कंपनी के शेयर्स भी वाजिब रेट पर कोई खरीदना नहीं चाहता था। उसकी कंपनी पर अब बैंक के लोन्स को चुकाने का भी खतरा बढ़ रहा था। लगातार रुपयों का इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा था। ऐसे में फिर उसके लिए दिक्कतें तो आनी ही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे और अपनी डूबती कंपनी को कैसे बचाए। इधर दूसरी तरफ रुद्र ने अपना पूरा मन बना लिया था, मतलब अदिति पर अब दोहरी मार पड़नी थी। 2 दिन बाद रामलीला मैदान, लखनऊ। शाम के करीब 6 बज रहे हैं। अक्टूबर का महीना होने के चलते लखनऊ के लोगों को हल्की ठंड महसूस होने लगी थी, लेकिन रामलीला मैदान में मौजूद लोग आज ठंड से ज़्यादा अगर कुछ महसूस कर रहे थे तो वो थी गर्माहट। अपने धर्म और संस्कृति के प्रतीक
और हिंदुओं के बड़े पर्वों में से एक विजयदशमी आज ही के दिन थी। यह वजह थी कि लखनऊ के रामलीला मैदान में आज हजारों की संख्या में लोग उमड़ रहे थे। आसमान गुलाबी रोशनी से चमक रहा था। 50 फीट से भी अधिक ऊंचे रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले फूंकने के लिए तैयार खड़े हुए थे। पुतलों के सिरों को जिस तरह से डिजाइन किया गया था, ये बताने के लिए काफी था कि त्रेता युग में ये तीनों दानव किस कद्र भयानक थे। लेकिन भगवान और उनकी सेना ने मिलकर रावण जैसे दानव और उसकी सेना को रावण को मारकर इसी दिन विजय हासिल की थी। यही वजह थी कि इस दिन को या तो हिंदू दशहरे के नाम से या फिर विजयदशमी के नाम से जानते हैं। खैर, इन सब से इधर आज यहाँ हर वर्ष की तरह अगर कुछ खास होने वाला था तो वो था रामलीला का मंचन। रामलीला के मंचन के बाद भगवान राम के अवतार को निभाने वाला पात्र रावण के पुतले को फूंकने वाला था। सब ओर से तैयारी कर ली गई थी। रामलीला का मंचन भी शुरू कर दिया गया था और लोग इसका खूब आनंद भी ले रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ नुपुर अपने घर से बाहर निकलकर आवाज देती है, यार दी, अब जल्दी से चलो ना। तू ड्राइवर को बोल जल्दी से गाड़ी निकाले। अदिति ने अपने कमरे से ही आवाज दी। ठीक है, अब जल्दी से आ जाओ, रावण दहन का वक्त होने लगा है। ठीक है, आ रही हूँ, अदिति ने बेहद प्यारी आवाज में उत्तर दिया, जिसके बाद नुपुर दौड़कर ड्राइवर की तरफ गई। इधर अदिति भी तैयार होकर बाहर आ जाती है। ढोल बज रहे थे, लोग जय श्री राम के जयकारे लगा रहे थे। इसी बीच रुद्र भी रामलीला मैदान की तरफ बढ़ता है। कई साल हो गए थे वो कभी भी किसी मेले को देखने के लिए नहीं गया था, लेकिन वो आज ही लखनऊ पहुंचा है। इस वजह से उसने निर्णय लिया कि क्यों न उसे दशहरा मेला देख लेना चाहिए। इस दौरान वो रावण दहन देखने के लिए भीड़ को चीर कर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, मगर चाहते हुए भी वो आगे नहीं बढ़ पाता है क्योंकि वहाँ भीड़ काफी ज्यादा थी। वैसे भी उसके आगे कई सारी महिलाएं और लड़कियां खड़ी हुई थी, इसीलिए उसने आगे जाना मुनासिब नहीं समझा। वहीं पर खड़ा होकर रावण दहन देखने के लिए तैयार हो गया। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ही देर में अदिति और नुपुर भी अपने ड्राइवर के साथ वहां आ गई। दी, जल्दी चलो ना, पास से देखेंगे, मजा आएगा, नुपुर ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसके बाद वो उसका हाथ पकड़कर आगे लेकर जाने लगी। इस दौरान वो मुख्य मैदान से ज्यादा दूर नहीं रही थी, वो अब रुद्र से भी काफी आगे खड़ी थी। इस दौरान हजारों की भीड़ में रुद्र की नजरें अदिति को देख नहीं पाई। तभी अदिति नुपुर के साथ और आगे बढ़ पाती, इतने में ही उसका फोन बजा। एक बार रुको जरा, मुझे बात करने दो, अंकिता का फोन आ रहा है। यार दी, आप इस बिजनेस को घर पर छोड़ दिया करो ना। अरे नहीं, कोई जरूरी काम है इसीलिए तो कर रही होगी वो कॉल। वो इतना कहकर भीड़ को चीरते अदिति फिर से बाहर आने लगी। इस दौरान गलती से वो रुद्र से भी टकरा जाती है। सॉरी, वो इतना कहकर जल्दी से वहां से निकलने लगती है, लेकिन तभी टक्कर की वजह से रुद्र की नजरें अदिति को पहचान लेती है। उसे शक होता है कि वो अदिति ही है, इसीलिए वो भीड़ में से होता हुआ उसका पीछा करता है। इधर दूसरी तरफ वो थोड़ा आगे निकलकर अंकिता का फोन उठा लेती है। हेलो, वो मैम, एक गुड न्यूज है मेरे पास। क्या क्या बोल रही हो? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है अंकिता। वहाँ शोर बहुत था, इस वजह से अदिति को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। मैम, मैं बोल रही थी कि एक गुड न्यूज है, आप बाहर आओ ना। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है अंकिता। अरे भाई, साइड हटो ना, अदिति ने एक आदमी को दूर करते हुए कहा। वो उसे घुरकर देखता है और उसके बाद उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। इस दौरान दो दूसरे लड़के भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। भीड़ होने की वजह से रुद्र की आंखों से अदिति कुछ ही देर में ओझल हो जाती है। उसकी आंखें उसे ही ढूंढ रही थी, लेकिन वो उसे मिल नहीं रही थी। इधर अदिति मैदान से बाहर आ जाती है और वो पार्किंग अलॉट की तरफ जाती है। आसपास वहाँ काफी अंधेरा था। हाँ, अब बोलो अंकिता, क्या कह रही थी तू? यही कि वो एक गुड न्यूज है मैम, उसने चहकते हुए आवाज में कहा। कैसी गुड न्यूज? वो मैम, सिल्वर लाइन प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजर मिस्टर अविनाश का मेरे पास आज शाम को कॉल आया कि वो हमारी कंपनी के आधे शेयर खरीदना चाहते हैं। रियली? ओ माय गॉड, ग्रेट यार, ये तो कमाल हो गया, कसम से।
उसने खुश होकर कहा, कमाल तो हो ही जाएगा मैडम, जब मैं और तुम मिलेंगे कमाल ही क्या बवाल हो जाएगा। एक हट्टा कट्टा आदमी जिससे अदिति की टक्कर हुई थी वो उसके पीछे से आवाज देता है। उसकी आवाज सुनकर अदिति सकपका सी जाती है। मैदान में हजारों की भीड़ शोर कर रही थी क्योंकि भगवान राम के किरदार को निभाने वाले पात्र ने अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया था तो रावण के पुतले को फूंकने की पूरी तैयारी में था। चारों ओर जय श्री राम के जयकारे लगने शुरू हो चुके थे, लेकिन दूसरी तरफ अदिति वहां अकेली पड़ गई थी। कौन हो तुम? अदिति झेंपती हुई बोली, तुम्हें इससे क्या मतलब है जाने मन? तुम बस अब ये जान लो कि तुम अब हमारी हो। कार के पीछे से एक दूसरा आदमी आता है जो करीब 30 साल का था। दूर हो जाओ। मैम, आर यू फाइन? आप ठीक हो ना? कौन है मैम? कौन है? अंकिता फोन में से लगातार आवाज दे रही थी, लेकिन सामने से उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने फोन को बिना कट किए ही पर्स में डाल लिया। वो शब्द उसकी तरफ बढ़ते हैं तभी अदिति कांपने लगती है। देखो लिशन, तुम लोग इस तरह से किसी को परेशान नहीं कर सकते हो। आगे मत बढ़ो, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। अदिति को समझ नहीं आ रहा था कि वो उस वक्त क्या करे। अच्छा, अगर आगे बढ़े तो तू क्या करेगी? चिल्लाएगी तो चिल्लाना, और हाँ, अब तेरी चीख यहाँ किसी को भी नहीं सुनाई देगी जाने मन। उनके तीसरे साथी ने अदिति को अपनी वासना भरी निगाहों से घूरते हुए कहा, देखो, ये ठीक नहीं है। इतना बोलकर अदिति वहां से निकलने ही वाली थी कि तभी वहां खड़े उस पहले आदमी ने उसका हाथ जकड़ लिया। अदिति तुरंत छिप गई। उसके दिल ने मानो धड़कना ही बंद कर दिया। आसपास में उन तीनों के अलावा कोई और मौजूद नहीं था। मैदान में शोर बढ़ता जा रहा था। ऐसे में अगर वो चिल्लाती भी तो उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। उसकी हालत जाल में फंसी एक चिड़िया की भांति हो गई थी। ए मेरी चमक चलो, इतनी क्या जल्दबाजी है? पहले हमारे साथ थोड़ी मस्ती तो कर ले। कितनी खूबसूरत है यार तू। मेरा तो उस वक्त दिल आ गया तुझ पर जब तुम मुझसे टकराई। हाय, तुम्हारे बदन की ये खुशबू। वो अदिति के पास आकर उसके बालों में से गंध लेता है और उसके बाद अदिति की गर्दन पर अपनी नाक को ले जाकर गंध लेता है। ये क्या बदतमीजी है? कोई है? ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। कोई है यहाँ पर? अदिति ने कांपती हुई आवाज में कहा, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अदिति को अब कमर से दबोच लेता है। छोड़ो मुझे, मैं पुलिस को बुला रही हूँ, उसने इतना कहा और उसके बाद फोन को निकालने ही वाली थी कि तभी उस आदमी ने उसके हाथ से फोन छीन लिया और उसे फेंक दिया। मेरा फोन, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैम, व्हाट हैपेंड? अंकिता लगातार बोल रही थी, लेकिन अदिति जवाब नहीं दे पाई। मेरा हाथ छोड़ो। हाय, ऐसे कैसे छोड़ दूं? उसने इतना कहा और उसके बाद वो उसे कसकर अपनी बाहों में दबोच लिया। बचाओ, बचाओ, कोई है? बचाओ मुझे। वो हाथ पैर मारने लगी। अबे साली का मुंह दबा, चिल्ला रही है, उसने जैसे ही कहा। उसके बाद उसके साथी ने उसकी आवाज को दबोच लिया। वो बोलने की कोशिश करती है मगर उसकी आवाज दबकर रह जाती है। जल्दी उठा साली को, उन कारों के पीछे वाले ग्राउंड की तरफ लेकर चल। वहाँ कोई नहीं है, मस्त माल है यार। उसने जैसे ही कहा, वो तीनों भेड़ियों की तरह उस पर लपके। उन तीनों ने उसे गोद में उठा लिया और उसके बाद जबरदस्ती अदिति को कारों के पीछे की तरफ लेकर चले गए। इस दौरान अदिति छुड़ाने के लिए हाथ पैर मारती है, लेकिन उन तीनों की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो छुड़ा नहीं पाती। उसकी आंखों में से अब आंसू बहने लगते हैं। चारों ओर उसे खूब अंधेरा नजर आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसने अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, मगर वो छुड़ा नहीं पा रही थी। उन तीनों की मजबूत होती पकड़ उसके कलेजों को बैठा रही थी। बेटा, जल्दी से साली को और कपड़े खोल। इतना कहते ही दूसरे आदमी ने अदिति की टोप को पकड़ा और उसे खोलने के लिए ऊपर करने लगा। बचाओ! अदिति जैसे ही करके जोर से चीखी। उसकी चीख वहां सुनने वाला कोई नहीं था। वो दोबारा चीख पाती इतने में ही उनमें से एक आदमी ने उसके मुंह को बंद कर दिया। वो फिर से चीखने की कोशिश करती है, लेकिन मुंह बंद होने के चलते उसकी आवाज मुंह में ही दबी रह जाती है। उसकी आंखों में अब भय साफ दिखाई दे रहा था। उसे लग रहा था आज उसकी जिंदगी का अब सबसे बुरा दिन होने वाला है। लेकिन तभी इधर दूसरी तरफ मैदान के मुख्य दरवाजे पर जैसे ही रुद्र पहुंचा तो उसे अदिति की चीख सुनाई दी। वो आवाज की दिशा में दौड़ता हुआ आगे बढ़ा। कौन है?
कोई है वहाँ पर? उसकी आवाज़ सुनकर वो तीनों भी झेप गए। इधर कोई आ रहा है, इसको जल्दी से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। उनमें से एक आदमी ने धीमे से कहा। शोर होने की वजह से रुद्र को उनके आपस में बतलाने की आवाज़ साफ सुनाई नहीं दे रही थी, मगर सुगबुगाहट होने की आवाज़ सुनकर वो उस तरफ दौड़ता है। बचाओ! अदिति जोर से चीखी। अभी अपने पीछे से किसी लड़की की आवाज़ सुनकर रुद्र उसकी तरफ दौड़ा। उसने देखा 3 आदमी एक लड़की को दबोचे हुए थे। उसे छोड़ दो! रुद्र ने जोर से आवाज़ दी। वो इतना बोलकर जल्दी से उनकी तरफ गया। रुद्र दौड़कर उनकी तरफ गया। एक आदमी जो अदिति के ऊपर था, वो उसके टोपर को खोलने की कोशिश कर रहा था। तभी जोर से रुद्र ने उसकी पीठ पर लात मारी। उसका मुंह सीधा सड़क पर जाकर टकराया। वो जोर से चीखने लगा। अदिति अचानक से हुई ऐसी चोट से झिम गई। वो आदमी हवा में ऐसे उड़ता हुआ सा दिखाई दिया। मौका देखकर वो जल्दी से खड़ी हो गई, लेकिन तभी दूसरा आदमी रुद्र की तरफ लपका। तेरी माँ की शाले, तू कौन है बे? तुम सबका बाप। उफ, सॉरी, तुम सबका बाप तो नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी औलाद इतनी नालायक नहीं हो सकती। अचानक से जानी पहचानी सी आवाज़ सुनकर अदिति उसकी तरफ देखने लगती है, लेकिन तभी वो उन तीनों की तरफ दौड़ता है। या मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं साले! दूसरा आदमी दौड़कर उसकी तरफ आया तो उसने गुस्से में जोर से उसके प्राइवेट पार्ट पर लात मारी। आई! वो वहीं सड़क पर एक ही वार में ढेर हो गया। बेटा, एल गार्ड पहनकर आई हो दोबारा। अब तू भी आएगा क्या चिरकुट? तेरी तो। वो उसकी तरफ लपका ही था कि तभी रुद्र ने उसको गर्दन से दबोच लिया और जोर से उठाकर कार की बोनट पर उसके सर को दे मारा। वो जोर से चीख पड़ा। एक अकेली लड़की को देखकर तुम लोग ऐसा करोगे? तुम सबकी अब खैर नहीं। रुद्र ने गुस्से में अपनी बेल्ट को खोला और उन तीनों की तरफ लपका। उसने धड़ाधड़ एक के बाद एक कई सारे बेल्ट से उन तीनों पर वार किए। उई! वो जोर से चीखने लगे, लेकिन रुद्र ने उनको पीटना छोड़ा नहीं। अदिति एक कार की तरफ खड़ी फूट-फूट कर रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। रुद्र उन तीनों की जबरदस्त धुनाई कर रहा था। इधर इसी दौरान भगवान राम के किरदार को निभाने वाले पात्र ने अपने धनुष पर रावण का पुतला जलाने के लिए बाण को चढ़ा लिया था और आग भी लगा ली थी। उसने धनुष की प्रत्यंचा को खींचा तो वहीं दूसरी तरफ रुद्र ने पास पड़े एक मोटे से लठ को उठाया। उस लठ को देखकर बाकी दो तो मौका देखकर भाग छूटे, लेकिन जो पहला आदमी था जिससे अदिति टकराई थी, वो भाग पाने में समर्थ नहीं हुआ। जय श्री राम! मैदान में अब भगवान राम के जयकारे होने लगे, क्योंकि उन्होंने धनुष को छोड़ दिया था। दूसरी तरफ रुद्र ने लठ को उठाकर उसकी पीठ पर दे मारा। जय श्री राम! और दूसरी तरफ इसी दौरान तीर जाकर रावण के पुतले के लगा और वो धूं-धूं करके जलने लगा। चारों ओर भगवान राम के जयकारे लगने लगे, तो वहीं दूसरी तरफ पीठ पर लठ पड़ने की वजह से वो जोर से चीखा। चीख साले! और कभी इस लड़की के साथ गलत करने के बारे में सोच लेना। तेरी तो। रुद्र दौड़कर उस आदमी की तरफ लपका ही था कि तभी वो मौका देखकर भाग निकला। रुद्र का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने जल्दी से बेल्ट को फिर से पहना और लठ को फेंक दिया। तभी अचानक से रावण का पुतला जलने की वजह से चारों ओर रोशनी फैल गई। रुद्र जैसे ही मुड़ा तो उसके सामने अदिति थी, जो रो रही थी। अचानक से उसके चेहरे पर से मुस्कुराहट गायब हो गई, क्योंकि उसने जिसे बचाया था वो लड़की कोई और नहीं बल्कि अदिति थी। तो वहीं दूसरी तरफ जैसे ही अदिति ने अपनी नजरों को ऊपर की तरफ उठाकर देखा, तो उसके सामने रुद्र था। रावण के पुतले के दहन होने की वजह से अब रुद्र का चेहरा उसे साफ दिखाई दे गया। उसे अपने बचपन का प्यार अच्छे से नजर आ गया। अचानक रुद्र को यूं देखकर वो भी उसे पहचान गई थी। वो उसकी आवाज को भी जान गई थी। कुछ देर दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, तभी अदिति ने पहल की। वो रोते हुए उसकी तरफ दौड़ी। भोले, तुम कहाँ रह गए थे इतने दिन? भोले, वो दौड़कर उसकी तरफ आई। उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया। अचानक से यूं अदिति के गले लग जाने के बाद रुद्र की धड़कनें थम सी गई। अदिति उसी छाती को चूमती है और रोने लग जाती है। तुम कहाँ थे इतने दिन? मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें रुद्र। 7 साल, पूरे 7 साल बाद तुम मुझे मिले हो रुद्र। आई रियली लव यू। तुमसे जुदा होकर मैं तो अकेली सी पड़ गई रे। आई रियली लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ।
इतना कि जितना तुमसे कोई नहीं करता। तुम अब वापस आ गए हो ना? अब कभी तुम्हें मैं खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। अदिति ने रुद्र को कसकर अपने गले से लगा रखा था। अचानक से यूं अदिति के प्यार का इजहार करने की वजह से रुद्र की भी आंखों में आंसू आ गए थे। उसे अपने लड़कपन का प्यार याद आ गया था, लेकिन अगले ही पल उसे वो अतीत और अपना बदला याद आ गया, जिसे उसे अपने ही लड़कपन के प्यार अदिति से लेना था। लेकिन ना जाने क्यों वो अपने मन में पनपे बुरे ख्यालों को अदिति से गले लग जाने के बाद भूल सा ही गया था। उसका खुद का मन कर रहा था कि वो उसे अपनी बाहों में ऐसे ही भरे रखे और जी भर के उसे चूम ले। इधर अदिति ने रुद्र को कसकर गले से लगा रखा था। इस दौरान वो उसकी छाती पर किस करती है। वो फूट फूट कर रोने लग गई। आखिर आज अगर वो वहां नहीं होता तो शायद अदिति की इज्जत बच पाती, लेकिन उसने अचानक से आकर सब बदल दिया और उसको बचा लिया था। वो अपने प्यार को करने से रोक नहीं पा रही थी, तो वहीं रुद्र भी उसे कसकर अपने गले से लगा लेना चाहता था। उसका दिल कह रहा था, बस समा ले तू उसे बाहों में और जी भर के प्यार कर। भुला दे वो सारे गिले शिकवे जो पहले कभी तुम दोनों के बीच थे। मगर दिमाग उसने उसको आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी। रावण अब जल चुका था। ऐसे में एक बार फिर वहां खूब अंधेरा हो गया। उसने मौका देखकर अचानक ही उसका हाथ पकड़ा और उसके बाद हाथ झटकते हुए उसे दूर धक्का दे दिया और वो सीधे जाकर पास खड़ी गाड़ी से जा टकराई और अगले ही पल वो बेहोश हो गई। रुद्र वहां से चला गया। पता नहीं क्यों क्यों वो उस पल उससे कुछ बोल नहीं सका, क्यों वो उससे अपना बदला ले नहीं सका, ना जाने क्यों वो उसे सजा नहीं दे सका। वो बस जा चुका था बिना किसी शिकवा शिकायत के। उसने कभी ये नहीं सोचा था कि जिस लड़की की तलाश वो पिछले 5 साल से सिर्फ बदला लेने के लिए कर रहा था, आज जब वो उससे मिल गई थी, जब वो उसकी बाहों में थी, उसने एक बार फिर अपने प्यार का इजहार भी उससे कर दिया था। फिर भी वो उससे बदला क्यों नहीं ले सका? क्यों नहीं वो उसे सजा दे सका, जिस सजा की वो उसके हिसाब से हकदार थी? उसके दिमाग में कई सारे सवाल थे, मगर उसे जवाब मिलना काफी मुश्किल था। आखिर मिलता भी कैसे? वो वहां से कायरों की तरह भाग जो गया था। कायरों की तरह? हाँ, एक कायर ही तो भागता है ना इस तरह से, जो भावनाओं पर काबू पाने का ढूंढ तो रचता है, लेकिन जब बात असलियत में भावनाओं को काबू करने की आए तो नहीं कर पाता है, और फिर उसके पास भागने के सिवाय कोई और रास्ता नहीं होता है। वो उस परिस्थिति का सामना ही नहीं करना चाहता है। खैर वो अचानक से अंधेरे में कहाँ गायब हो गया, ये अदिति को एहसास ही नहीं हुआ, क्योंकि उसने उस पल अपेक्षा ही नहीं की थी कि ऐसे किसी दुश्मन की तरफ वो उसे गुस्से में हाथ पकड़कर धक्का दे देगा। वो कुछ समझ पाती इतने में ही तो वो जाकर कार से टकरा गई थी और फिर अगले ही पल बेहोश हो गई थी। दी, ओ दी! अचानक से दौड़ती हुई नूपुर उस तरफ आई, लेकिन उसे अदिति कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही थी। तभी उसकी नज़र अदिति की सैंडल पर पड़ी, क्योंकि जब वो आदमी उसके साथ बदतमीजी कर रहे थे और उसे उठाकर ले आए थे, तब उसके बाएं पैर की सैंडल जोर जबरदस्ती के दौरान उसके पैर से निकल गई थी। दी, ओ दी, कहाँ हो आप? वो उसको आवाज़ देती हुई उस सैंडल को हाथ में उठाती है। दुर्गा प्रसाद जी, आप एक तरफ देखिए, उसने अपने ड्राइवर से कहा। अदिति बिटिया, कहाँ हो आप? उसने आवाज़ दी, लेकिन सामने अदिति ने कोई जवाब नहीं दिया। वो उसे देखते हुए उस तरफ बढ़े कि तभी नूपुर की नज़र अदिति पर पड़ गई। वो गाड़ी से टकरा कर नीचे गिरी थी। उसने जैसे ही अदिति को उस हाल में देखा, वो जोर से चीख दी, दी, ये क्या हो गया आपको? उसने दौड़कर अदिति को हिलाया, जिसके बाद वो चौंक कर खड़ी हुई। क्या हुआ दी? किसने किया ये सब आपके साथ? रुद्र? रुद्र कहाँ है? वो अचानक से जल्दी से खड़ी होकर बोली। दी, कौन रुद्र? नुपु, मैं रुद्र की बात कर रही हूँ, मेरा रुद्र। तुम जानती नहीं क्या उसे? ऐसे कैसे भूल सकती है तू? उसने दुखी होकर कहा। दी, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो आप? भला रुद्र यहाँ क्यों आएगा? आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। आप बस इतना बताओ, आपका ये हाल किसने किया? आपकी सैंडल वहाँ गिरी पड़ी थी और ये चोट कैसे लग गई आपको? वो 3 आदमी, उन्होंने मुझे उठा लिया था। है? आश्चर्य के मारे उसका मुंह खुला का खुला रह गया। हाँ,
वो मेरा फ़ोन पता नहीं कहाँ रह गया। ये रहा बेबी जी फ़ोन। वो ड्राइवर दौड़कर उस तरफ आया। अंकिता का कॉल अब भी चल रहा था। उसने उस फ़ोन को अदिति की तरफ बढ़ाया। मैम, मैम आप ठीक तो हो ना? हाँ, हाँ मैं ठीक हूँ, उसने काँपती हुई आवाज़ में कहा। आपको क्या हो गया था मैम? और वो लोग कौन थे? अंकिता ने भी वही सवाल किया जिसका जवाब नुपुर जानना चाहती थी। वो एक्चुअली में जब तुमसे बात करने के लिए बाहर आई तो मेरे साथ गलत करने के लिए 3 आदमी भी मैदान से निकलकर मेरे पीछे आ गए थे। वहाँ इतना शोर था तो मैं सुन नहीं पा रही थी। वो अपने सिर को पकड़कर बोली क्योंकि रुद्र के धक्का देने की वजह से उसके सिर पर चोट लग गई थी और खून आ रहा था। हाँ फिर उन्होंने मेरे साथ जोर जबरदस्ती करनी शुरू की। वो तो मेरे साथ गलत कर चुके होते अगर उस पल रुद्र ना आया होता, वो रोते हुए बोली। जिसके बाद नुपुर ने उसे गले से लगा लिया। उसे बड़ा अजीब लग रहा था। भला रुद्र वहाँ कैसे आ सकता है, जबकि उसके बारे में तो उन्हें कुछ पता भी नहीं था। लेकिन वो उस पल उससे कोई भी सवाल नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो उसे घर लेकर जाना चाहती थी। उसके चोट लग गई थी, इस वजह से उसके माथे से खून भी बह रहा था। कौन रुद्र? मैम आपने बताया नहीं, अंकिता ने फिर पूछा। ये आपको बाद में बताती है, अभी मैं इनको घर लेकर जा रही हूँ, उसने इतना कहा और उसके बाद वो उसे खड़ा करने लगी। उसने उसका फ़ोन अपने पर्स में डाल लिया। इस दौरान रास्ते में ड्राइवर को उसका पर्स भी मिल गया था, जो ज़ोर ज़बरदस्ती से नीचे गिर गया था। उसकी ड्रेस कोहनी फट से फट गई थी, लेकिन अभी नुपुर को इन सब से कोई मतलब नहीं था। वो उसे घर लेकर जाना चाहती थी। ये लो पट्टी, अब आराम करो। ये लो दूध भी पी लो, एक टेबलेट ले लीजिए ताकि आपको दर्द फ़ील ना हो। घर पहुँचते ही नूपुर ने उसको पट्टी बाँध दी थी। इस दौरान उसने उसके कपड़े भी बदल दिए थे। वो रो रही थी, इस वजह से उसने उसको ढाँढस भी बंधाया। मैं दूध नहीं पीऊँगी नूपुर, उसने अजीब-सा मुँह बनाते हुए कहा। अरे! ये क्या बात हुई? आगे ही आप इतनी कमज़ोर हो रखी हो, अगर दूध नहीं पियोगे तो कैसे चलेगा दी? आपको दूध पीना होगा और मैं कुछ ही देर में आपके लिए खाना भी लेकर आ रही हूँ। मुझे भूख नहीं है, उसने दुखी होकर कहा, क्योंकि अब भी वो रुद्र के बारे में ही सोच रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उससे छुपकर कहाँ चला गया और उसने उसे धक्का क्यों दिया। इतने सालों बाद तो वो उसके सामने आया था। उसने उसे पहचान भी लिया था, मगर फिर भी वो उसे धक्का देकर उससे दूर क्यों चला गया? आखिर क्यों? वो सब यही सोच रही थी कि तभी नुपुर ने कहा, दी सुनाई नहीं देता क्या आपको? कब से बोल रही हूँ, भूख नहीं लगी है आपको? अब भी आप उन आदमियों के बारे में सोच रही हैं ना? नहीं, मैं ये सब नहीं सोच रही हूँ। मैं उसके बारे में सोच रही हूँ। वो ऐसे अचानक कैसे जा सकता है नुपु? कौन दी? रुद्र और कौन? उसने अचानक से मुझे धक्का दे दिया। दी, कैसी बहकी-बहकी बातें कर रही हैं आप? आखिर रुद्र कैसे हो सकता है वहाँ? और आपने 7 साल बाद उसे देखा था, तो ऐसे कैसे पहचान लिया? उसने जैसे ही सवाल किया, अदिति ने जवाब दिया, मैं उससे प्यार करती हूँ नुपु, तुम नहीं समझोगी। अपने गले लगने पर ही पता चल जाता है जिसके मैं गले लगी थी वो कौन था। अब सवाल ये है कि आखिर वो ऐसे धक्का देकर क्यों गया मुझे? उसने गुस्से में कहा। दी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है आपकी बातें। आपको उसने बचाया, फिर आपको धक्का देकर चला गया। क्या अजीब कहानी है। जो इंसान बचाता है वो धक्का देकर इस तरह से चोट क्यों पहुंचाएगा? मुझे तो लग रहा है जिस लड़के ने आपको बचाया होगा वो कोई और होगा। लेकिन वो फिर आपको धक्का देकर क्यों जाएगा? उफ़! आपकी कहानी बड़ी कन्फ्यूजिंग है। मैं इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहती, आप ही सोचो ये सब। मैं आपके लिए खाना लेकर आ रही हूँ, उसने उसको डाँटते हुए कहा और उसके बाद उसके रूम से बाहर निकल गई। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ जो हुआ था वो सच था या फिर सिर्फ़ अदिति का वहम। उसके दिमाग में जो सबसे बड़ा सवाल था वो यही कि बचाने वाला भला ऐसे धक्का देकर क्यों जाता। वो बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी अदिति ने आवाज़ दी। ए नुपु, पहले बात तो सुन ले, मुझे भूख नहीं है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं आपके लिए खाना लेकर आ रही हूँ, तो बस आ रही हूँ। आप चुपचाप बैठो एक अच्छे बच्चे की तरह। उसने इतना कहते हुए दरवाज़ा बंद कर दिया। उफ़! अब ये लड़की भी ना कभी नहीं सुनती है मेरी, उसने झुंझलाते हुए कहा और उसके बाद बिस्तर पर लेट गई। इस दौरान उसके दिमाग में अब भी यही सवाल कौंध रहा था कि आखिर रुद्र उसे बचाने के बाद उसे धक्का देकर क्यों चला गया।
उसकी क्या वजह थी, तो वहीं दूसरी तरफ उसे ये भी महसूस हो रहा था कि कहीं उसने जिस लड़के को गले लगाया था वो रुद्र ही था ना। उसके दिमाग में कई सारे सवाल कौंध रहे थे और उन सभी सवालों के जवाब अगर किसी के पास थे तो वो था वक्त। उसे वक्त आने का इंतजार करना था। घोर अंधेरे में डूबा वो कमरा जिसमें जूतों की ठक ठक की आवाज आ रही थी। कमरे में जूतों की ठक-ठक की आवाज के अलावा किसी भी चीज की आवाज नहीं आ रही थी। वहां श्मशान सी शांति थी। हालांकि दीवार घड़ी की सुइयों की आवाज भी टिक-टिक की आ रही थी, मगर वो आवाज उसके जूतों की आवाज के बीच में से कम ही सुनाई दे रही थी। वो ड्रेसिंग मिरर की तरफ बढ़ता है, एक बड़ी सी ड्रेसिंग जिसमें उसकी परछाई ही दिखती है। एक लंबी चौड़ी परछाई, वो दिखने में काफी हट्टा-कट्टा सा लग रहा था। उसकी सांसों की तेज आवाज सुनाई दे रही थी। बाहर स्ट्रीट पोल पर जल रहे बल्ब की रोशनी में उसके बिखरे बालों से चूता हुआ पसीना साफ दिखाई दे रहा था। पसीना उसके गले से होकर उसके छाती के बालों में जाकर गम सा हो रहा था। उसकी सांसों की आवाज काफी तेज हो रही थी। गुस्से में वो किसी काले नाग की जैसे फुफकार रहा था। इसी दौरान ड्रेसिंग मिरर में स्ट्रीट पोल पर लगे बल्ब की रोशनी में उसका चेहरा दिखाई दिया। वो कोई और नहीं बल्कि रुद्र ही था। उसने गुस्से में नेवले की भांति अपने दांतों को पीसा और जोर से मुक्के को अपनी परछाई के चेहरे पर मारा। अगले ही पल कांच छिटक कर उछल गया। सेम ऑन यू, शेम ऑन यू मिस्टर रुद्र प्रताप सिंह राठौड़, सेम ऑन यू। तू एक लड़की के प्यार के आगे हार गया। ये वो गुस्से से उठकर उस ड्रेसिंग को फर्श पर धड़ाम से पटकता है। तुम भूल क्यों रहे हो रुद्र कि तुम मुझसे पहले प्यार करते थे, अब नहीं। अब तुम मुझसे नफरत करते हो और भूलो मत वो तुम्हारी दुश्मन है। उसने आई लव यू क्या बोला और तू पिघल गया। उसने तुम्हें गले क्या लगाया, तू पिघल गया। तू इतना कमजोर है नहीं। या उसने एक बार एक लगातार लातों से उस ड्रेसिंग पर प्रहार किया। मैं तुम्हें किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकता हूँ मिस अदिति सिंह। तेरी बर्बादी के दिन आ गए हैं अब मैं तुम्हारे झूठे प्यार के चक्कर में नहीं पड़ने वाला हूँ। उसने जोर से कहा और उसके बाद लगातार लातों से उस निर्जीव वस्तु पर वार किया। इस दौरान उसके हाथ से खून बहने लगा क्योंकि कांच का एक टुकड़ा उसके हाथ में चुभ गया था। लेकिन उसने अपने दर्द की कोई परवाह नहीं की थी। वो बिना रुके लगातार उस ड्रेसिंग पर भी प्रहार कर रहा था। कुछ देर बाद जैसे ही उसका मन भर गया तो वो गुस्से में दांतों को पीसते हुए बोला, माय नेम इज रुद्र प्रताप सिंह राठौड़। मिस्टर रिमेंबर दिस। हाँ, याद कर लो मिस अदिति सिंह, याद कर लो। अब ये नाम तेरी जिंदगी में तूफान लेकर आएगा, इतना बड़ा तूफान जो तुम्हारे घर को उजाड़ देगा, तुम्हें बर्बाद कर देगा और सड़क पर भीख मांगने के लायक भी नहीं छोड़ेगा। RPSR मतलब तेरी बर्बादी। मैं अब तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। तुमसे ऐसा बदला लूंगा कि तेरी ही क्या, तुमसे जुड़े हर शख्स की रूह कांप जाएगी। उसने गुस्से में जोर से कहा। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था जैसे उस पर अजीब सी ही सनक चढ़ी हुई है। इस दौरान उसके हाथ से खून बह रहा था, लेकिन फिर भी वो उस तरफ ध्यान नहीं देता है। वो अब भी गुस्से के मारे फुफकार रहा था, मानो अगले ही पल वो फिर से खड़ा होगा और एक दो लातों की फिर से उस बेचारी ड्रेसिंग पर मारेगा। सुबह हो गई थी। आसमान में सूरज अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ रहा था। धूप पूरी तरह से खिली हुई थी। हालांकि हल्के बादल आसमान में दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो सूरज की रोशनी को रोकने के लिए नाकाफी ही थे। रुद्र, जिसने अदिति के घर के ठीक सामने ही रेंट पर अपार्टमेंट लिया था, वो अपने रूम की खिड़की से अदिति के घर की तरफ देख रहा था। इसी दौरान उसकी नज़र अदिति पर पड़ी जो अपनी गाड़ी से ऑफिस की तरफ जा रही थी। वो दिखने में अब काफी खूबसूरत लग रही थी। कल रात को वो उसे अच्छे से देख नहीं सका था, लेकिन अब वो उसे एकटक देख रहा था। हालांकि अब भी वो उसे इस तरह से घूर रहा था जैसे वो अपनी नजरों से ही उसे जला देगा। तभी उसने अपने पीछे से किसी के रूम में आने की आहट सुनी। वो पीछे की तरफ मुड़ने से पहले अपने गॉगल्स निकालता है और पहन लेता है। इस दौरान उसने अपनी रिचर्ड मिल की नायाब हेड वॉच जो करीब 57 लाख रुपए की थी में टाइम देखता है तो उसे पता चलता है कि अभी सुबह के करीब 10 बज रहे थे। वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके सामने अविनाश था। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आओ अविनाश। सर, ये पेपर्स मैंने तैयार करवा लिए हैं। ग्रेट।
उसने मुस्कुराकर उसकी तरफ कदम बढ़ाया। सर, वो इन पर आपके सिग्नेचर की ज़रूरत थी, सो उसने मुस्कुराते हुए कहा। ओके, उसने इतना कहा और उसके बाद फाइल को अपने हाथ में लिया। इस दौरान वो साइन करने ही वाला था कि तभी अविनाश की नज़र उसके हाथ पर बंधी पट्टी पर पड़ी। सर, आपके फिर से चोट लग गई? वो बस ऐसे ही कल रात को लग गई थी, उसने साइन करते हुए कहा। इस दौरान अविनाश मन ही मन सोचने लगा कि जितनी रुद्र के अक्षर लग जाती है, उतनी तो लोगों के ताउम्र नहीं लगती है। वो उसके बारे में सोच ही रहा था, तभी रुद्र ने साइन करके फाइल को उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो अविनाश। जी सर। उसने फाइल ली और उसके बाद वहां से चला गया। तो वहीं दूसरी तरफ रुद्र एक बार फिर उस खिड़की से बाहर झांकता है, लेकिन इस बार उसे वहां ना अदिति नजर आती है, ना ही उसकी कार। शायद वो अपने ऑफिस के लिए वहां से निकल चुकी थी। ऐसे में रुद्र भी खिड़की से अपने रूम की तरफ बढ़ता है। इस दौरान उसके कमरे की ड्रेसिंग की जगह दूसरी ड्रेसिंग लाकर रख दी गई थी। उसने कल रात को जो उस बेचारी ड्रेसिंग के साथ किया था, उसके लिए उसे अपार्टमेंट ओनर को करीब 90,000 रुपये पे करने पड़े थे। इसके अलावा उसे रात में डॉक्टर को बुलाना पड़ा था। हालांकि डॉक्टर उसे पट्टी करने के दौरान ही समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। वो उसे साइको समझकर जल्दी से वहां से भाग निकला था। हालांकि सुबह होने तक वो नॉर्मल हो गया था, लेकिन अभी उसने जब फिर से अदिति को देखा तो उसका माथा ठनक गया। खैर, अब वो अच्छे से मैदान में उतर जाने वाला था। उसने कल रात को ही एक जबरदस्त प्लान बना लिया था कि वो अब अदिति को बर्बाद करके ही रहेगा। शाम के करीब 5 बज रहे थे। आज अदिति घर पर ऑफिस से कुछ जल्दी ही आ गई थी, क्योंकि उसे घर पर कुछ काम था। उसकी बुआजी नुपुर के साथ मार्केट गई हुई थी, तो वहीं उसकी माँ किचन में उसके लिए चाय बना रही थी। वो सोफे पर बैठी एक क्लाइंट के साथ कुछ बात कर रही थी। तभी उसकी माँ उन दोनों के लिए चाय लेकर आई। अदिति बेटा, चाय ले लो। हाँ माँ, उसने मुस्कुराकर कहा और उसके बाद कॉल को कट कर दिया। इस दौरान उसकी माँ ने उसे कप पकड़ाया। वो चाय पीने लगी, तभी उसके घर की डोरबेल बजी। उसने घर की मेड से जाकर दरवाजा खोला। उसने सामने देखा तो अविनाश था। अरे अविनाश जी, आइए, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। ओह बढ़िया है वो अदिति जी, मैं आपको फाइल देने आया था। एक फाइल हमारे पास सेफ है, तो दूसरी मैं आपको दे रहा हूँ। डील के सारे पैसे आपकी कंपनी के अकाउंट में आज शाम तक डाल दिए जाएंगे। लीजिए सर की साइन की हुई फाइल। उसने उसकी तरफ फाइल को बढ़ाते हुए कहा। जी। उसने फाइल को हाथ में लिया। अरे वो सॉरी, मैं तो आपको चाय के लिए पूछना ही भूल गई। कोई बात नहीं मैम, वो अभी मुझे देर हो रही है तो फिर कभी पी लूँगा। अरे पीकर जाइए ना। नहीं, वो मैम, सर को मुझे अर्जेंट मीटिंग भी करनी है। अरे ऐसे कैसे सर है तुम्हारे खड़ूस, जो चाय पीने का वक्त भी तुम्हें नहीं देते। मैम, आप पूछो ही मत वो कैसे सर है, जब मिलेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा। खैर, अभी मुझे जाना होगा। उसने इतना कहा और उसके बाद वहां से चला गया। अदिति के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि उसकी कंपनी का आधा हिस्सा खरीदने के लिए जहां कोई भी राजी नहीं हो रहा था, वहीं अविनाश ने डील करवाने में उसकी बहुत मदद की थी। अदिति ने मुस्कुराते हुए फाइल को ओपन किया। वो एक हाथ से चाय पी रही थी। मैं भी तो देखूं इसके खड़ूस बॉस आखिर है कौन, उसने इतना कहा और उसके बाद उसने फाइल को ओपन किया। अपने सिग्नेचर के राइट साइड में नए ओनर रुद्र प्रताप सिंह राठौड़ का नाम और उसके रुद्र के शाइन को देखकर वो शॉक्ड हो गई। उसके हाथ से चाय का कप धड़ाम से नीचे गिर गया। ये कैसे हो सकता है? आखिर भूले क्या हुआ अदिति बेटा? उसकी माँ ने कांप रही अदिति से सवाल किया, लेकिन अदिति की जबान में तो मानो दही जम गया हो। उसके ऐसी हालात देखकर अदिति की माँ को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इतना कांप क्यों रही है। तो दोस्तों, आखिर अब अगला कदम क्या होगा अदिति का? आखिर जब उनकी दूसरी मुलाकात होगी तो उसका नज़ारा कैसा होगा? रुद्र अपनी नफरत की आग में आखिर अदिति को क्या चोट पहुंचाने वाला था? क्या उनके बीच की गलतफहमियां कभी दूर हो पाएगी? जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।